देखिए, भारत की जो नदियां हैं वो सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, वो तो हमारी सभ्यता की लाइफलाइंस हैं। तो आज हम इन्हीं में से कुछ सबसे जरूरी जल मार्गों की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। और इसकी शुरुआत होगी गंगा की शक्तिशाली सहायक नदियों से। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों की दुनिया में गोता लगाएंगे, उनकी मेन ट्रिब्यूटरीज को समझेंगे और कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स को भी जानेंगे जो इन नदियों को बहुत खास बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं गंगा की सबसे लंबी और सबसे अहम साथी यमुना नदी से। गंगा की वैसे तो कई सहायक नदियां हैं, लेकिन यमुना खास है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। यही बात इसे बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। 1376 किलोमीटर। सोच कर देखें, कितनी लंबी दूरी है ये। मतलब दिल्ली से मुंबई से भी कहीं ज्यादा। इससे यमुना के विशाल होने का अंदाजा लगता है। जरा सोचिए, हिमालय की बंदरपूंछ चोटी पर जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से एक छोटी सी धारा निकलती है और अपनी इतनी लंबी यात्रा में एक विशाल नदी बन जाती है। और आखिर में प्रयागराज के पवित्र संगम पर अपनी बड़ी बहन गंगा में मिल जाती है। और हाँ, यमुना अपनी इस लंबी यात्रा में अकेली नहीं चलती। चंबल और केन जैसी शक्तिशाली नदियां भी रास्ते में उससे जुड़ती जाती हैं, जिससे उसकी शक्ति और पानी का स्तर दोनों और भी बढ़ जाते हैं। इस नक्शे को देखिए, यहाँ साफ दिखता है कि कैसे यमुना एक मुख्य धमनी की तरह बह रही है और चंबल, सिंध, बेतवा जैसी नदियां अलग अलग जगहों से आकर उसमें मिल रही हैं। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो पूरे इलाके को पानी पिलाता है। तो अब जब हमने पूरी तस्वीर देख ली है, तो क्यों ना यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक चंबल को थोड़ा और करीब से देखा जाए। चंबल की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के महू के पास से, और जैसे जैसे ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ये बनास और काली सिंध जैसी नदियों का पानी अपने अंदर मिला लेती है और एक बहुत ही अनोखा ऊबड़-खाबड़ लैंडस्केप बनाती है। लेकिन गंगा की कहानी सिर्फ यमुना पर ही खत्म नहीं होती। ऐसी कई और नदियां हैं जो इस पवित्र नदी में अपना योगदान देती हैं। चलिए उनमें से कुछ और को जानते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां या तो पूरब या पश्चिम की तरफ बहती हैं, है ना? लेकिन सोन नदी एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाती है। ये अमरकंटक पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। इसका ये अनोखा बहाव हमें उस क्षेत्र की ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी अगली नदी का एक ऐसा नाम है जो उसके विनाशकारी अतीत की याद दिलाता है। दामोदर नदी, जिसे अक्सर बंगाल का दुख या सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती थी। लेकिन अब इसकी सहायक नदी बराकर पर बने तिलैया डैम जैसी परियोजनाओं ने न केवल बाढ़ को कंट्रोल करने में मदद की है, बल्कि इस इलाके को जरूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी दी है। तो गंगा सिस्टम में रामगंगा, गंडक और गोमती जैसी नदियां भी शामिल हैं। और हर नदी की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग यात्रा है। और हाँ, एक खास बात गोमती नदी की है। ये गंगा की अकेली ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो मैदानी इलाकों से निकलती है। चलिए, अब हम गंगा की पूर्वी सहायक नदियों की ओर बढ़ते हैं, जो इस इलाके के लिए अपनी अलग तरह की चुनौतियां और खासियतें लेकर आती हैं। दामोदर की ही तरह कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। इसकी सीधी सी वजह यह है कि ये हिमालय से अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट यानी गाद बहाकर लाती है, जिसके कारण ये नदी अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है और फिर भयानक बाढ़ आती है। महानंदा नदी की एक खास जगह है। ये गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली आखिरी सहायक नदी है। अच्छा, बाएं किनारे का मतलब अगर आप नदी के बहाव की दिशा में खड़े हों तो आपके बाईं ओर से। इसके बाद गंगा सीधे बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए आगे बढ़ जाती है। अच्छा, अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए एक छोटा सा सवाल हो जाए। ये बताइए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? अगर आपका जवाब है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ और मजेदार फैक्ट्स हैं जो इन नदी प्रणालियों की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं। जैसे, क्या आपको पता था कि अंबाला शहर असल में गंगा और सिंधु के मैदानों को अलग करता है? या ये कि घाघरा, गंडक और कोसी, इन तीनों का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। चलिए, अब गंगा के विशाल सिस्टम से आगे बढ़ते हैं और पश्चिम की ओर एक और महान नदी प्रणाली की तरफ चलते हैं। यह है शक्तिशाली सिंधु नदी प्रणाली।
ये नक्शा सिंधु नदी की एक एपिक जर्नी को दिखाता है। तिब्बत के ऊंचे पठारों से इसका निकलना, फिर भारत के मुश्किल पहाड़ों से गुजरना और आखिर में पाकिस्तान के विशाल मैदानों से होते हुए अरब सागर में मिल जाना। सचमुच ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल नदी है। ठीक है, अब जब हमने इसकी बड़ी तस्वीर देख ली है तो चलिए सिंधु नदी की डिटेल्स में उतरते हैं। ये आखिर निकलती कहाँ से है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सिंधु का जन्मस्थान कोई एक जगह नहीं, बल्कि 3 शक्तिशाली प्राकृतिक शक्तियों का संगम है। राजसी कैलाश पर्वत श्रृंखला, पवित्र मानसरोवर झील और विशाल चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। वाकई एक शानदार उद्गम स्थल है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबन कहते हैं, जिसका मतलब है शेर का मुंह। वहां से ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गहरी घाटी बनाती है और अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों को काटती हुई आगे बढ़ती है। किसी भी बड़ी नदी की तरह सिंधु में भी कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। हम इन्हें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बाएं किनारे वाली और दाएं किनारे वाली। तो झेलम और चिनाब जैसी बड़ी नदियां इसके बाएं किनारे से मिलती हैं, जबकि श्योक और गिलगित दाएं किनारे से आकर इसमें शामिल होती हैं। तो आज के सफर के आखिर में एक बात पे जरूर सोचिएगा, ये नदियां सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये वो शक्तिशाली ताकतें हैं जिन्होंने हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और लाखों लोगों की रोजी रोटी को आकार दिया है। ये सचमुच एक पूरे उपमहाद्वीप की जीवन रेखाएं हैं।